Hello everyone, welcome to PE Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. So आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है. सो स्टार्ट करते हैं. थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सबसे पहले ये जान लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या है. इंटरनेशनल ट्रेड जो दो या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में होता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जब आपस में गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड. अब थ्योरी क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की और वो किसने डेवलप की थी, कौन से ईयर में की थी, वो हमें पढ़ना है. थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सबसे पहले क्या थ्योरी दी गई थी, मर्केंटलिज्म की दी गई थी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. अब मर्केंटलिज्म में क्या बोला गया था, इस थ्योरी में ये बोला गया था कि किसी नेशन की वेल्थ को कैसे मापा जाता है. द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म एट्रीब्यूट्स एंड मेजर्स द वेल्थ ऑफ अ नेशन बाय द साइज ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड ट्रेजर्स. एक्यूमुलेटेड वेल्थ इज ट्रेडिशनली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. अब मर्केंटलिज्म थ्योरी कहती है कि किसी नेशन की वेल्थ को अगर हमें मेज़र करना है तो हम उस नेशन के पास कितना गोल्ड या कितना सिल्वर है उससे मेज़र करेंगे. एज अ अर्लियर गोल्ड एंड सिल्वर वर कंसिडर्ड द करेंसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. जो इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सी करेंसी चलती थी उस टाइम पर, पहले गोल्ड एंड सिल्वर, तब रुपीज़ वगैरह नहीं होते थे. नेशंस शुड एक्यूमुलेट फाइनेंशियल वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बाय एनकरेजिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इम्पोर्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का कि जो मर्केंटलिज्म थ्योरी है वो क्या कहती थी कि हमें एक्सपोर्ट को एनकरेज करना है, एक्सपोर्ट को तो बढ़ावा देना है और डिस्करेज करना है इम्पोर्ट्स को. ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी थ्योरी जो है ये कहती है कि एक्सपोर्ट को हमें एनकरेज करना है और डिस्करेज किसको करना है, इम्पोर्ट्स को. तो ये मर्केंटलिज्म थ्योरी बोलती हैं और इम्पोर्टेंट है ये. नेक्स्ट थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब उसमें जो है एक ये कमी पाई गई कि किसी नेशन की जो वेल्थ है हम उसको गोल्ड और सिल्वर से मेज़र नहीं कर सकते, ये सही मेज़रमेंट नहीं है. तो इसके लिए जो है एक इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, उन्होंने थ्योरी दी थी और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी. एडम स्मिथ ने दी थी और 1776 में दी थी. कभी कभी तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि किसने दी थी, मैचिंग में जो क्वेश्चन आता है या फिर ईयर गिवन होते हैं तो कौन से ईयर में दी थी. इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ थे, उन्होंने क्रिटिकली इवेल्युएट किया मर्केंटलिस्ट जो ट्रेड पॉलिसीज थी. सेमिनल बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1776. ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है. स्मिथ जो है पॉजिटिव दैट द वेल्थ ऑफ अ नेशन डज नॉट लाई इन बिल्डिंग ह्यूज stockpiles of gold and silver in its treasury, but the real wealth of a nation is measured by the level of improvement in the quality of living of its citizens. अब उन्होंने क्या बोला कि ये सही मेजरमेंट नहीं है गोल्ड एंड सिल्वर में किसी नेशन की वेल्थ को मेज़र करना. तो इसके लिए उन्होंने क्या थ्योरी बनाई कि अगर किसी नेशन की वेल्थ को हमें देखना है तो उसमें उसके लिए अगर हमें इम्प्रूव करना है तो जो वहाँ के सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना होगा. और अगर वो अच्छा है उसके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी नेशन की वेल्थ को मेज़र कर सकते हैं एज रिफ्लेक्टेड बाय द पर कैपिटा इनकम. और उनकी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पर हम किसी नेशन की वेल्थ को मेज़र करेंगे. ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में बोला गया था और ये एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी. अब नेक्स्ट ये एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्या, एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा कैसे कंट्रीज़ को. रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली देन अदर कंट्री. अब जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है उसका मानना ये था कि किसी भी कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलता है अगर उसके पास कोई ऐसा तरीका या वो चीपर सोर्स का यूज़ करके वो सस्ते में अगर कोई प्रोडक्ट को बना पा रही है, गुड्स को. यानी कि अगर एक कंट्री के कंपैरिजन में देखें, दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें तो वो जो है लोअर प्राइसेस पर बना पा रही है किसी प्रोडक्ट को, तो वो क्या कर सकती है, उसको एक्सपोर्ट कर सकती है. और अगर दूसरी कंट्री में वो चीज़ सस्ती बन रही है जो इस कंट्री में महंगी पहले वाली में, तो उसको क्या करेगी, इंपोर्ट कर लेगी. इससे दोनों को क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा. यानी कि एक जगह पर अगर एक चीज़ महंगी है तो वो सस्ती वाली जगह से उसको इंपोर्ट कर लेगी और जो महंगी वाली चीज़ है दूसरी जगह पर महंगी है और अपने यहाँ पर सस्ती है उसको एक्सपोर्ट कर देगी. तो दोनों कंट्रीज़ को क्या होगा, इससे बेनिफिट मिलेगा. अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी. ए से ए याद रख सकते हैं, एब्सोल्यूट और एडम स्मिथ, और 1776 में दी थी. ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं. और मेनली फोकस इसका किस पर था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मापा जा सकता है इसका किसी नेशन का वेल्थ, ना कि गोल्ड और सिल्वर के मेजरमेंट से. अब नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब
पहले कौन सी आई, मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी, उसके बाद जो है एडम स्मिथ ने दी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली। अब उनमें भी कुछ कमी पाई गई, तो तीसरी थ्योरी क्या आई, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, और ये किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, 1817 में दी थी। अब इन्होंने क्या बोला कि हो सकता है, जैसे एडम स्मिथ ने बोला कि किसी कंट्री के पास ज़्यादा अच्छे जो है स्पेशलाइजेशन हो सकता है किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने का, और किसी एक प्रोडक्ट को वो ज़्यादा महंगा बना पा रही तो उसके लिए वो इंपोर्ट कर लेगी। लेकिन अब जो है डेविड रिकार्डो ने ये बोला कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जो दोनों ही गुड्स को अच्छे तरीके से बना पा रही है और सही तरीके से बना पा रही, दोनों में ही उसका स्पेशलाइजेशन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या वो कंट्री किसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। डेविड रिकार्डो ने ये बोला कि दो जो गुड्स हैं उनमें अगर किसी कंट्री का स्पेशलाइजेशन होता है तो उसको कंपेयर करके देखना होगा कि वो कौन सी गुड्स में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, किस में ज़्यादा अपना परफेक्ट कर पा रही हैं। तो इसके लिए अगर वो जिस एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है वो उस पर ज़्यादा फोकस करे, और उसके लिए क्या कर ले, इंपोर्ट कर ले, दूसरे वाले जो ऑप्शन है उसके लिए इंपोर्ट कर ले, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड करे लेकिन कंपेयर कर ले, उसका दोनों गुड्स में स्पेशलाइजेशन है तो वो एक को सिलेक्ट कर ले। तो कंपैरेटिव एडवांटेज मे बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ अ नेशन टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली देन अदर नेशन। अब कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहता है कि अगर एक नेशन गुड्स को बहुत एफिशिएंटली दूसरे नेशन के कंपैरिजन में अच्छा प्रोड्यूस कर पा रहा है, बट इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस द गुड मोर एफिशिएंटली कंपेयर टू द अदर गुड, लेकिन उसको क्या करना होगा, अगर वो दो गुड्स अच्छे से बना पा रहा है तो उसको एक गुड्स के साथ एक को सिलेक्ट करना होगा और दूसरे के साथ कंपेयर करके देखना होगा कि वो किस में ज़्यादा बेहतर कर पा रही है। अब क्या कहते हैं कि कंट्री में बी एट एन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। अब किसी कंट्री का क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि एक जो कंट्री है वो एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रही है, एक गुड को, लेकिन दूसरी वाली गुड्स को वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो उसके लिए इंपोर्ट करेगी। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहती है कि वो दोनों ही गुड्स को अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रही है तो वो क्या करे। अब उसमें क्या करना होगा कि उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो रहा है, लेकिन वो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की बजाय कंपैरेटिव एडवांटेज ले सकती है। कैसे ले सकती है, वो अपने दोनों गुड्स में कंपैरिजन करके देखे किस में वो ज़्यादा बेहतर कर पा रही है और फिर उसको सिलेक्ट करके उसी गुड्स को प्रोड्यूस करे। तो कंट्री शुड स्पेशलाइज इन अ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी, जिसमें उसका ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है उसको वो एक्सपोर्ट कर सकती है, विच द एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज लेस देन द दैट द अनदर कमोडिटी, और इन अदर वर्ड्स द कंट्री हैज़ गोट अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ मोर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। और वो कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे ले सकती है, जो दोनों गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रही है उनमें से दोनों का कंपैरिजन करके एक को सिलेक्ट कर ले और उसको जो है इंपोर्ट कर सकती है। ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी थी। अब नेक्स्ट है फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब सबसे पहले मर्केंटिलिज्म थ्योरी आई, उसके बाद एब्सोल्यूट एडवांटेज आई, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज वाली आई, अब फोर्थ क्या थी, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इस थ्योरी का क्या मानना था, द अर्लियर थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोवाइडेड लिटिल इंसाइट इनटू द प्रोडक्ट्स और इन विच अ कंट्री कैन हैव एन एडवांटेज। अब ये दी किसने थी, हेक्सर ओहलिन ने दी थी। एक हेक्सर थे, एक बर्टिल ओहलिन थे। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, और 1919 में और 1933 में डेवलप हुई थी थ्योरी। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज बिटवीन टू नेशन। अब इन्होंने क्या बोला कि क्यों डिफरेंस होते हैं दो कंट्रीज़ में किसी गुड्स को सर्विसेज को प्रोड्यूस करने को लेकर, कमोडिटी के प्राइसेस में, या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों होते हैं किसी नेशंस के बीच में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज ऑफ द नेशन relatively abundant and cheap factors and import the commodity whose production requires intensive use of nations scarce and expensive factors। जो फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी है उन्होंने ये बोला कि जिस कंट्री के पास लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, यानी कि लेबर जिसके पास ज़्यादा है वो लेबर प्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, और जिसके पास कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ज़्यादा हैं वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। मतलब जो जिसके पास ज़्यादा है, अबंडेंट सोर्स जिसकी हैं, वो वैसे ही गुड्स को प्रोड्यूस करे और एक्सपोर्ट करे, और जो महंगे हैं उसकी कंट्री में उनको वो इंपोर्ट कर ले। ये जो है फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी का मानना था। लेकिन अब क्या आया कि लियोन्टिफ एक तो ये हेक्सर और ओहलिन ने दी थी,
फिर इसके बाद लियोन्टिफ पैराडॉक्स आया, जिन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर एनवायरनमेंट थ्योरी अ कंट्री विद अ रिलेटिवली चीपर कॉस्ट ऑफ लेबर वुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। फैक्टर एनवायरनमेंट थ्योरी क्या बोलती थी, अगर एक कंट्री में लेबर सस्ती है तो वो लेबर जो प्रोडक्ट बनाती है उनको एक्सपोर्ट कर दे, और वाइल अ कंट्री वेयर द लेबर इज स्कैर्स एंड कैपिटल इज रिलेटिवली अबंडेंट वुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। मतलब अगर एक कंट्री के पास लेबर कम है और उसके पास कैपिटल इंटेंसिव जो है ज़्यादा है, उसके पास अबंडेंट सोर्स हैं कैपिटल के, तो क्या करे, एक्सपोर्ट कर दे वैसी गुड्स का जो कैपिटल इंटेंसिव हैं। अब ये तो था फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी के, लेकिन जो लियोन्टिफ पैराडॉक्स आया वो फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी के ऑपोजिट था, जिसका मानना क्या था कि जब उन्होंने इम्पिरिकल टेस्ट किया, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब उन्होंने स्टडी की, तो पता चला कि 1951 टू फाइंड आउट वेदर और नॉट द यूएस, कि यूएस में ऐसा बिल्कुल नहीं था, विच हैज़ अबंडेंट कैपिटल शोर्स, यूएस के पास काफ़ी अबंडेंट शोर्स थे कैपिटल के, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे कैपिटल इंटेंसिव गुड और इम्पोर्ट कर रहे थे लेबर इंटेंसिव गुड। यानी कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स उनके पास पहले से ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो उन्हीं को इम्पोर्ट कर रहे हैं, और लेबर इंटेंसिव उनके पास कम है लेकिन उसके बाद भी वो उनको एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो ये जो है इस स्टडी में पता चला, ही फाउंड दैट द यूएस एक्सपोर्टेड मोर लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ और इम्पोर्ट कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट, विच वॉज कॉन्ट्रेरी टू द रिजल्ट ऑफ हेक्सर-ओहलिन मॉडल ऑफ फैक्टर एंडोनमेंट। अब जो है ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या कहता है। लियोन्टिफ पैराडॉक्स फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी के ऑपोजिट है, जिसका मानना था कि जो इन रियलिटी ये बिल्कुल रिवर्स हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव है वो उन्हीं को इंपोर्ट कर रहा था यूएस, और लेबर इंटेंसिव को एक्सपोर्ट कर रहा था। ये लियोन्टिफ पैराडॉक्स था। अब नेक्स्ट थ्योरी है कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब एक और थ्योरी आई थी, as per Heckscher-Ohlin theory of factor endowment, trade should take place among countries that have greater differences in their factor endowment। अब जो हेक्सर-ओहलिन वाली थ्योरी थी, उन्होंने क्या बोला कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें डिफरेंसेस होता है किसी कंट्रीज़ के पास, किसी के पास कैपिटल ज़्यादा होती है और किसी के पास लेबर ज़्यादा होती है, तो वो जिसके पास जो ज़्यादा है वो उसकी गुड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब लियोन्टिफ ने इसके अगेंस्ट बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। अब कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी ने क्या बोला कि एक कंट्री क्या करे, पहले तो जो उसके पास ज़्यादा है, जिसके पास जो अबंडेंट सोर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स को प्रोड्यूस करे, और जितना उसकी डोमेस्टिक कंट्री में कंजम्पशन है वो यूज़ करे, और बाकी को जो सेम कंट्री हैं, मान लीजिए डेवलप्ड कंट्री हैं, तो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो कंज्यूमर हैं उनकी नीड जो है वो सेम होगी, नीड्स डिमांड्स सेम होगी, तो वो उनको एक्सपोर्ट कर दी। ये कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी का मानना था। और जो डेवलपिंग नेशन है उनकी नीड्स जो है वो दूसरी किसी डेवलपिंग नेशन के ही जैसी होंगी, तो वो भी क्या करे, डोमेस्टिक कंजम्पशन जितना अपने पास रख ले और एक्स्ट्रा को एक्सपोर्ट कर दे। ये कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी का मानना था। अब एग्जाम्पल कैसे है, कल्चरल सिमिलरिटीज़। मान लीजिए कि कंट्री जो है, अगर किसी दो कंट्री में कल्चर सेम है तो कंट्रीज़ प्रेफर टू एक्सपोर्ट टू दोज कंट्रीज़ हैविंग सिमिलर कल्चर, तो वो किसको एक्सपोर्ट करेगी, जिसका सिमिलर कल्चर होगा। अब मान लीजिए एक जो हमारे इंडिया में चिकन जो है इतना नहीं खाया जाता, और अमेरिका में अगर जो पिज़्ज़ा वगैरह या डोमिनोज वगैरह आती है तो उनका जो चिकन वाला होता है, अगर वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे इतना ज़्यादा तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा कि उनको ऐसे नेशन को ढूंढना होगा जिसमें यहाँ पर वो अपना सेटअप नहीं लगा सकते। जैसे डोमिनोज की यहाँ पर भी पिज़्ज़ा हट वगैरह हैं, तो यहाँ पर उनका कल्चर सेम नहीं है, वो चीज़ इतनी यहाँ पर नहीं बिकेगी। उनको ऐसी कंट्री को देखना होगा जिनकी सिमिलरिटी हो, जो कल्चर जिनका सेम हो, जहाँ पर चिकन ज़्यादा खाया जाता हो। तो ये क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अमंग यूरोपियन कंट्रीज़ बिटवीन यूएसए एंड कनाडा अमंग द एशियन कंट्रीज़। जैसे कि जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलप्ड नेशन को ही एक्सपोर्ट करेंगे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही एक्सपोर्ट करेंगी। अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, जो टॉपिक पहले कवर हो चुका है। अब क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द WTO, कितने मेंबर है WTO में, ये हमने पढ़ा था 164 है, आंसर बी करेक्ट है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया। वाशिंगटन DC पढ़ा जरूर था, लेकिन IMF का और जो वर्ल्ड बैंक था उसका वाशिंगटन DC में था, लेकिन जो WTO है उसका कहाँ पर था, जेनेवा में। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द WTO। एग्जाम में ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि नॉट ट्रू पूछा है या ट्रू पूछा है। तो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा है WTO के बारे में। WTO इज़ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। उरुग्वे राउंड गेव द बर्थ टू द WTO। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज़ द हाइएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO। एंड फोर्थ क्या है, WTO वॉज ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 जनवरी 1991। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, येस ट्रू है। उरुग्वे राउंड गेव द बर्थ टू द WTO, ये भी हमने पढ़ा था, ये करेक्ट है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ह्यू सेटलमेंट बॉडी है WTO की, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या कहता है कि ये जनवरी 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन डेट जो है बिल्कुल सही है 1 जैन, लेकिन 1995 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। द मेंबर ऑफ द गेट साइंड एट एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड इन अप्रैल 1994 एंड जनवरी 1 1995 द WTO वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO। अब यहाँ पर पूछा गया है कि WTO का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द मेंबर कंट्रीज, यस बिल्कुल सही है। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, अब एनलार्ज करना है ट्रेड एंड गुड्स को। टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज, तो फर्स्ट सही है। टू एनलार्ज प्रोडक्शन, यस ट्रेड को भी प्रमोट करना है, एनलार्ज करना प्रोडक्शन को, ये भी सही है। एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है, इम्प्रूव करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को, तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो डी जो है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके लिए मेंबर कंट्रीज अदर ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO। जो 3 ऑप्शन है वो सही है, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है WTO का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज नॉट रिलेटेड टू द WTO। इसके लिए हमने पढ़ा था ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ऑप्शन गिवन है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, काउंसिल ऑफ ट्रेड इन गुड्स, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एक्ट मैनेजमेंट बॉडी। तो फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, ट्रिप्स और ट्रिम्स जो पढ़े थे वो है काउंसिल ऑफ ट्रेड इन गुड्स, सी भी सही है। डी यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट बॉडी, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ये भी हमने पढ़ा था। IMF एंड जो वर्ल्ड बैंक है वो ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं, और वर्ल्ड बैंक को हम और किस नाम से जानते हैं, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एग्जैक्टली, तो जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो गेट है वेंट इनटू इफेक्ट। पहली बात तो इसकी जो है फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और ये कब अपने इफेक्ट में आया था, 1948 में। फिर क्या है, व्हेन वाज गेट रिप्लेस्ड विद WTO, ये भी पता था हमें कि जो गेट है उसको रिप्लेस किया गया था WTO से, और कब किया गया था, 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट अंकटाड इज़ लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अब ये भी हमने पढ़ा था, जो अंकटाड है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो जेनेवा, रोम, पेरिस, वियना, तो ये किस में है, जेनेवा में है। और जेनेवा में हमने अभी भी पढ़ा था पहले भी, वो WTO का हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। अब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मिगा इज़ द पार्ट ऑफ द, मिगा किसका पार्ट है ये भी हम पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के जो है 5 इंस्टीट्यूशन थे, IBRD, IFC, IDA, मिगा और ICSID। तो मिगा किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का, और बाकी जो 3 ऑप्शन गिवन है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द WTO प्रोसीजर टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन। WTO का प्रोसीजर क्या है प्रमोट ग्लोबलाइजेशन के लिए, ये बताना है। प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है। रिडक्शन ऑफ बजटरी सब्सिडीज, रिडक्शन इन शिपिंग कॉस्ट, प्रमोशन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो WTO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट करना ग्लोबलाइजेशन के लिए फ्री ट्रेड को फ्री करना, ताकि सभी जो है नेशंस आपस में फ्रीली ट्रेड कर सके। तो फर्स्ट में हमारा आंसर है ए। Thanks for watching. Thank you so much. Have a bright future.